प्रिय छात्रों, पिछले टर्म पर हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थित ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थित ऊर्जा का अध्ययन करने जा रहे हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल in an external electric field। जब भी किसी भी निकाय के हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो हम उस निकाय को शून्य स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति से अर्थात अनंत से, क्योंकि अनंत पर आवेशित निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, दी गई स्थिति तक स्थापित करने में बाह्य कारक द्वारा या बाह्य बल के द्वारा या वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया हुआ कार्य हम परिकलित कर लेते हैं, जो उसमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अनेक परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि यदि अनंत पर स्थित ऊर्जा शून्य न होकर यदि किसी अन्य स्थिति में भी स्थित ऊर्जा शून्य है तो हम वहाँ से भी उसका मापन कर सकते हैं, उसके सापेक्ष भी उसको भी हम रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, सही है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत यदि हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर स्थापित करें वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हुए, इस प्रकार से यहाँ, तो उस स्थिति में भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी दूरी तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश, समान दूरी वैद्युत क्षेत्र के अंदर तय करेंगे। एक आवेश पर किया गया कार्य धनात्मक होगा तो दूसरे पर किया गया कार्य ऋणात्मक, और कुल किया गया कार्य कितना आ जाएगा? शून्य। इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, ध्यान से देखेंगे मैं आपको क्या क्या कह रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की जो वैद्युत स्थित ऊर्जा का मान है वो शून्य होता है। अर्थात हम वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत यदि हम रखें तो उस स्थिति में भी हम इसकी स्थित ऊर्जा को शून्य मान सकते हैं। इसलिए हम इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऊर्जा हम इसी के सापेक्ष परिभाषित करते हैं। अब मैं आपको अनंत से ना कर वैद्युत क्षेत्र की लंबवत स्थिति के सापेक्ष वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा परिभाषित कर रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। पीडीएफ में जो भी आपको एक्सरसाइज में करने के लिए दी गई है उससे आप सावधानी पूर्वक इस परिभाषा को नोट कर लेंगे, और मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक आप सुन लेंगे, समझ लेंगे। ठीक? किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की लंबवत स्थिति से, वैद्युत क्षेत्र की लंबवत स्थिति से दी गई कोणीय स्थिति तक अत्वरित रूप से स्थापित करने में बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। या फिर हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध दी गई स्थिति तक स्थापित करने में किया गया कार्य वैद्युत स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है? अर्थात यहां पर हम ये मान के चलेंगे प्रारंभ में स्थिति कितनी है, π/2 कोण पर। हम सदैव वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष कोण का मापन करते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, π/2। फिर हमने इसको दी गई स्थिति, अब इस समय ये वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। ठीक है, तो इस स्थिति में हमें वैद्युत स्थित ऊर्जा निकालनी है।
तो वही हम यहाँ पर इसी परिभाषा को दृष्टिगत रखते हुए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन u इक्वल टू इंटीग्रेशन टो डी थीटा π/2 से थीटा। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम किया गया कार्य इंटीग्रेशन f dx निकालते हैं, रैखिक बल द्वारा किया गया कार्य, ऐसे ही हम घूर्णित अवस्था में किया गया कार्य f के स्थान f को रिप्लेस कर देंगे हम बलाधून से, और रेखीय विस्थापन को रिप्लेस कर देंगे हम कोणीय विस्थापन से। बाकी सूत्र का जो प्रारूप है बिल्कुल सिमिलर रहेगा। तो इसलिए किया गया का इंटीग्रेशन टो डी थीटा लिमिट π/2 से थीटा बराबर टो, दैट मीन्स हमें पता है कितना बलाधून लगता है किसी वैद्युत द्विध्रुव पर जब थीटा कोणीय स्थिति पर रखा हुआ होता है, PE sin थीटा। ठीक, और थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, π/2 से थीटा तक। कांस्टेंट राशियां हैं उसे हम PE को बाहर ले लेंगे कॉमन, अंदर sin थीटा। sin थीटा का नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस कोस थीटा लिमिट π/2 से थीटा। ठीक, माइनस हम बाहर कॉमन ले लेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स कोस थीटा माइनस कोस π/2, और कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो बराबर कितना बचेगा, बराबर केवल हमारे पास बचेगा माइनस PE कोस थीटा। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थित ऊर्जा का माना गया, अर्थात U बराबर माइनस PE कोस थीटा। क्योंकि PV एक सदिश राशि है और E भी सदिश राशि है और इनके बीच का कोण थीटा है, इसलिए हम PE कोस थीटा को P डॉट E भी लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स इक्वल टू माइनस P डॉट E। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट और साथ साथ ध्यान रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थित ऊर्जा का जो सूत्र है आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस PE कोस थीटा। ठीक है, यदि आप थीटा बराबर π/2 रखेंगे तो वैद्युत स्थित ऊर्जा का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, और यदि आप थीटा बराबर 0 रखेंगे, अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही व्यवस्थित हो, ये वाली स्थिति हो जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये E और ये वाली स्थिति, तो उस स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बराबर कितना आ जाएगा, माइनस PE। सही है, ये वैद्युत स्थित ऊर्जा का जो मान है ये इसकी न्यूनतम वैल्यू है, ध्यान रखना आप, मिनिमम। और ये हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं जब हमने वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में व्यवहार का अध्ययन किया था। तो ये स्थायी संतुलन अवस्था भी कहलाती है। और सदैव ध्यान रखना किसी भी निकाय के स्थायी संतुलन की अवस्था में स्थित ऊर्जा का मान न्यूनतम ही होता है। ठीक, और दूसरी स्थिति यदि हम थीटा बराबर 180 डिग्री रखें, अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के विपरीत व्यवस्थित हो, इस प्रकार से ये स्थिति, ये अब P और E के बीच में कोण कितना है, 180 डिग्री। इस स्थिति में स्थित ऊर्जा का मान प्लस PE आ जाएगा, क्योंकि कोस 180 का मान -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, और ये स्थित ऊर्जा का अधिकतम मान है। वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थित ऊर्जा का अधिकतम मान किसी वैद्युत क्षेत्र में प्लस PE के बराबर होता है। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये हम पढ़ चुके हैं, ये कौन सी है, ये अस्थायी संतुलन की अवस्था। तो हमारे पास अब एक और जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसमें ऐड करने वाली एक चीज़ और हमारे पास सामने जो है फैक्ट आ गया कि स्थायी संतुलन अवस्था की अवस्था में वैद्युत स्थित ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, जिसका मान -PE है स्थायी संतुलन,
और अस्थायी संतुलन की अवस्था में स्थित ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, अस्थायी संतुलन। ये हालांकि यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये किसी भी निकाय की किसी भी प्रकार की वैद्युत स्थित ऊर्जा के लिए सत्य है। अब इस चैप्टर से संबंधित हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ पर आपको मैं एक दो फैक्ट और बताना चाहता हूँ, फिर उसके पश्चात हम नेक्स्ट टर्म पर इसका कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह का हम अध्ययन करेंगे। सही है। एक इसमें आएगा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ के नाम से स्पष्ट है कि वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। सही है। और समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में क्या या कार्य कितना होता है? शून्य। ठीक है, ये तो सही है। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना, जो मुख्य लॉजिक है वो ये कि समविभव पृष्ठ सदैव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है कि समविभव पृष्ठ सदैव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक है, या फिर हम इसका दूसरा कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। एक ही बात है, वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। क्योंकि हमने कहा है ना कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या है कार्य, तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत यदि हम किसी भी आवेश को ले जाएंगे, कितनी दूरी तक ले जाएंगे, तो किया गया कार्य कितना आएगा? शून्य। तो ये इसलिए कोई भी चालक पृष्ठ है, यदि आप चालक पृष्ठ देखें, हम पढ़ चुके हैं, किसी भी चालक पृष्ठ, कोई आवेशित चालक पृष्ठ है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। ये हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। और जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि किसी भी चालक पृष्ठ के लंबवत होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी चालक पृष्ठ जो है वो अपने आप में एक समविभव पृष्ठ ही होता है। ठीक है, यदि त्रिज्य रूप से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्य रूप से निकल रही हैं किसी बिंदु से, तो समविभव पृष्ठ सदैव गोलाकार रूप में आएगा। और यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, इस प्रकार से, ठीक है, तो समविभव पृष्ठ क्योंकि हम कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, तो इसलिए उस अवस्था में समतल हो जाएगा। इस प्रकार से ये समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो ये समविभव पृष्ठ के बारे में कुछ लॉजिक हैं जो आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक लास्ट में छोटा सा पॉइंट और बचता है, सही है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। स्थिर वैद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कह देते हैं। ठीक, देखिए अभी हमने पीछे के अध्यायों में पढ़ा है कि किसी भी चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है वो शून्य होता है। यदि हम कोई भी चालक लें तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है और ये किसी भी बाह्य परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। अर्थात बाह्य परिवर्तन यदि कुछ भी होता है तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य बना रहेगा। इस प्रकार से यदि हम कोई भी सेंसिटिव उपकरण यदि हम इस चालक के अंदर रख दें तो वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण। अर्थात वो चालक के अंदर कोई भी वस्तु यदि हम रखें, उपकरण रखें,
ठीक है, या हम अपने आप को भी रख लें तो किसी भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन से हम बच सकते हैं, हम उससे अप्रभावित रह सकते हैं, हम उससे रक्षित हो सकते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं स्थिर विद्युत परिरक्षण। ठीक है, इसी का हम बहुत कई बार उपयोग भी करते हैं। मान लेते हैं कहीं वर्षा हो रही है, आप जा रहे हैं, बिजली, आपने देखा होगा कि बिजली कड़क रही है, आप गाड़ी से जा रहे हैं, सही है। अब आप ये सोचें कि हमें बिजली से सर्वाधिक सुरक्षा, यदि बिजली गिरती है तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप बिजली से बचने के लिए, ठीक है, आप किसी पेड़ के नीचे जाके खड़े होंगे या गाड़ी में बैठे रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अब से पहले चाहे आप कुछ भी सोचते हो, लेकिन अब आप बड़े आराम से कॉन्फिडेंस से उत्तर दे सकते हैं कि गाड़ी एक चालक धातु की बनी हुई है, इसलिए यदि हम गाड़ी के अंदर ही बैठे रहें तो स्थिर विद्युत परिरक्षण के कारण हम पेड़ के नीचे खड़े होने के बजाय ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि यदि बिजली कहीं आसपास क्षेत्र में गिरती भी है तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, ठीक है, शीशे चढ़ा लेने ताकि वो बिल्कुल ऑफ, एकदम बाहर से जो है कट ऑफ हो जाए, तो आप गाड़ी के अंदर बिजली से ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं बजाय बाहर खड़ा होने के। ओके, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, और उसके पश्चात फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।